आप समझो कि पहला स्टेटमेंट तो एकदम सही था, कोई दिक्कत की बात नहीं थी, लेकिन दूसरे स्टेटमेंट में आप बोल रहे हो कि जब इससे जंक्शन बनाया हमने, पीएन जंक्शन बनाया, तो जंक्शन पे करंट लगातार, तो अगर मुझे रेजिस्टिविटी निकालनी है रो और मुझे होल्स का कंट्रीब्यूशन को निगलेक्ट करना है, तो ये आ जाएगा 1/E NE मल्टीप्लाइड बाय म्यू ई। अगर मैं आपको बोलूं कि ये ए है, ये बी है, यहां पे जो आउटपुट आपको मिल रहा है उसको मैं सी बोल देता हूं। हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है सुशांत और आज हम लोग मंजिल प्रैक्टिस सीरीज में, जिसमें हम पीवाईक्यूज डिस्कस कर रहे हैं, उसमें क्वेश्चन लेकर के आए हैं सेमीकंडक्टर्स के। ठीक है, तो फटाफट ये क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि क्यों ये चैप्टर आपको जेईई मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। पहली चीज कि इस चैप्टर के अंदर बहुत सारी बातें पहले आती थी। जैसे अगर आप बात करोगे तो ट्रांजिस्टर आता था, एनपीएन पीएनपी ट्रांजिस्टर आता था। ठीक है, ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर आता था, एज ए स्विच आता था, एज एन ऑसिलेटर आता था। वो सारी चीजें हट गई हमारे सिलेबस से, तो अब हमारे सिलेबस के अंदर है ही बहुत कम चीजें। ठीक है, तो इसलिए हमारे लिए ये चैप्टर में देखोगे अगर आप, तो सिर्फ क्या आ जाता है, सिर्फ और सिर्फ थ्योरी आती है शुरू शुरू की, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर आते हैं। ठीक है, उसके बाद में डायोड आता है, डायोड के भी कुछ टाइप्स हैं, जीनर डायोड के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं ना। फिर उसके बाद में आ जाता है हमारा लॉजिक गेट्स। ठीक है, और उसी के ऊपर क्वेश्चन बार बार आते रहते हैं। तो अगर आप देखोगे तो पेपर में एक सवाल इसका जरूर आ जाता है, वो मोस्टली लॉजिक गेट का होता है या फिर डायोड की कुछ प्रॉपर्टीज के ऊपर होता है। बड़े सिंपल क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग थोड़ा सा तैयार कर ले तो हमारा 1 से 2 क्वेश्चन एकदम पक्के, 2 क्वेश्चन तो थोड़ा लेस लाइकली आने को, एक क्वेश्चन एक सेट में आ जाता है। ठीक है, एक क्वेश्चन लेकिन पक्का पक्का आता है इसका। ठीक, तो शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है हमारे सामने वो 26 अगस्त 2021 में पेपर में आया है और ये असर्शन रीजन है। मतलब एक तरीके से स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 आपको बताना है, स्टेटमेंट कौन कौन से सही है गलत है बस। ठीक है, तो एग्जैक्टली असर्शन रीजन नहीं, स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2। ठीक है, पहला स्टेटमेंट है, बाय डोपिंग सिलिकॉन सेमीकंडक्टर विद पेंटावेलेंट मटेरियल्स इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीजेस। बिल्कुल सही बात है। जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं सिलिकॉन जर्मेनियम, ठीक है, वो टेट्रा वैलेंसी होती है उनके, 4 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में होते हैं। जब आप फास्फोरस डालते हो या 15th ग्रुप के एलिमेंट्स डालते हो तो 5-5 इलेक्ट्रॉन्स पर एटम आपको मिलने लग जाते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आपको मिलने लग जाता है। ठीक है, और ये जो एक्सट्रिंसिक इलेक्ट्रॉन होता है, वो इंट्रिंसिक जो इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेशन की वजह से इलेक्ट्रॉन मिले होते हैं उनसे डिफरेंट कैसे होते हैं, जब इलेक्ट्रॉन होल पेयर थर्मली जनरेटेड होते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन कंडक्शन इलेक्ट्रॉन मिलता है और एक होल मिलता है। ठीक है, लेकिन ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो है तो इसके कोरिस्पॉन्डिंग कोई होल होता नहीं है, तो इसलिए पेंटावैलेंसी वाले जो ये डोपिंग कर देते हो आप, तो इससे इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी बढ़ जाती है। स्टेटमेंट 1 बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट 2 है, एन टाइप सेमीकंडक्टर हैज नेट नेगेटिव चार्ज। ये बहुत ज्यादा गलत स्टेटमेंट है। जब आपने फास्फोरस डाला तो फास्फोरस में 5 इलेक्ट्रॉन आए बाहर वाले, लेकिन उसी के एवज में न्यूक्लियस में उतने ही प्रोटॉन भी तो आए। तो एक तरीके से अभी भी वो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर न्यूट्रल रहता है, किसी भी तरीके से उसके ऊपर कोई नेट चार्ज नहीं आता, तो ये स्टेटमेंट गलत है। तो स्टेटमेंट 2 जो है वो फॉल्स है और स्टेटमेंट 1 ट्रू है, तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ये है हमारा पहले क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। यहां लिखा हुआ है, इन अ सेमीकंडक्टर द नंबर डेंसिटी ऑफ इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर्स एट 27 डिग्री इज 1.5 into 10 power 16 per meter cube। ठीक है, if semiconductor is doped with impurity elements, the hole density increases to 4.5 into 10 power 22 per meter cube। the electron density in the doped semiconductor, उसकी वैल्यू आपको बतानी है। ठीक है, तो अब इसके लिए करें क्या, आपको मालूम है कि जो इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर की नंबर डेंसिटी होती है Ni, उसका स्क्वायर इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी और होल का नंबर डेंसिटी के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का नंबर डेंसिटी ये आ जाएगा Ni का स्क्वायर अपॉन NH, Ni का स्क्वायर अपॉन NH, और अगर हम वैल्यूज डालेंगे तो ये हो जाएगा 1.5 इंटू 1.5 इंटू 10 पावर 16 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 10 पावर 32। इसको डिवाइड करोगे NH से, NH कितना है 4.5 इंटू 10 पावर 22। ठीक है, तो
ये हो जाएगा मेरे ख्याल से 10 पावर 10 इधर आ जाएगा, 10 पावर 10, ठीक है, और इधर 1.5 का 3 टाइम्स है, तो 1.5 अपॉन 3, है ना, ये वैल्यू आएगी। तो ये हाफ इंटू 10 पावर 10, मतलब इफेक्टिवली ये वैल्यू इफेक्टिवली हमको कितनी मिल जाएगी देख लो, हाफ मतलब 0.5 इंटू 10 पावर 10, मतलब एन ई हो जाएगा 5 इंटू 10 पावर 9 पर मीटर क्यूब। तो यहां पर 10 पावर 9 हमको पहले से लिख के दिया था, तो इधर हमको 5 लिखना था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 5। करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का क्या है 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, यहां देखो, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ सेमीकंडक्टर इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी टू द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। बिल्कुल सही बात है, मोबिलिटी को तो ऐसे ही डिफाइन करते थे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। म्यू म्यू जो होता था ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड होता था, बिल्कुल सही बात लिखी हुई है, ठीक है। आगे लिखा हुआ है फॉर एन एन टाइप सेमीकंडक्टर्स द डेंसिटी of electrons is 10 power 19 per meter cube and their mobility is 1.6 meter square per voltage multiplied by, ये क्या लिखा हुआ है, मोबिलिटी, ठीक है, वो यूनिट में लिखा हुआ है, इसकी यूनिट डालोगे मीटर पर सेकेंड, और जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या हो जाएगा वोल्ट पर मीटर, तो ऊपर मीटर स्क्वायर आ गया और नीचे वोल्टेज सेकंड आ गया, ठीक है, सही बात है। देन द रेजिस्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर सिंस इट इज एन एन टाइप सेमीकंडक्टर कंट्रीब्यूशन ऑफ होल्स इज इग्नोर्ड इज क्लोज टू, ठीक है। अब देखो हमको मालूम है कि कंडक्टिविटी ये होती है E टाइम्स एन ई म्यू ई प्लस एन एच म्यू एच, ऐसा होता था। तो अगर मुझे रेजिस्टिविटी निकालनी है रो और मुझे होल्स का कंट्रीब्यूशन को निगलेक्ट करना है, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन ई एन ई मल्टीप्लाइड बाय म्यू ई, ठीक है, 1 अपॉन ई एन ई मल्टीप्लाइड बाय म्यू ई, ठीक है। वैल्यूज डालते हैं, तो यहां से जो रेजिस्टिविटी आएगी रो वो हो जाएगा 1 अपॉन इलेक्ट्रॉनिक चार्ज कितना डाल देंगे, मैग्नीट्यूड 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19, ठीक है। नंबर डेंसिटी हमको यहां गिवन है कितनी 10 पावर 19, और म्यू ई कितनी गिवन है 1.6, ठीक है। अगर इसको कैलकुलेट करोगे ना तो ये 0.4 से स्लाइटली कम आता है, 3.39 के आसपास आता है, तो ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0.4 ओम मीटर आ जाता है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन सी मार्क कर देंगे हम लोग, तो क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा सी, ठीक है। आराम से देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर लिखा हुआ है पोटेंशियल बैरियर ऑफ 0.4 वोल्ट exists across a PN junction, ठीक है। An electron enters the junction from N side and at a speed of 6 into 10 power 5, ठीक है। The speed with which electron enters the P side will be x upon 3 into 10 power 5 meter per second. The value of x is, अब देखो इसको करने के लिए हम क्या बोल सकते हैं कि ये देखो ये हुआ हमारा पोटेंशियल बैरियर, ठीक है, यहां पर है हमारा एन साइड और यहां है पी साइड, ठीक है। तो ये एन साइड पे हायर पोटेंशियल होता है और पी साइड पे लोअर पोटेंशियल होता है, ठीक है। तो यहां से अगर एक इलेक्ट्रॉन घुसा, उसकी कुछ इनिशियल स्पीड थी, यहां पर आकर के कुछ फाइनल स्पीड हो जाएगी, ठीक है, ऐसा ही होगा। अब आप देखो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड देखोगे तो इधर की तरफ है, ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन के मोशन को अपोज करेगा या फैसिलिटेट करेगा, उसका जवाब है अपोज करेगा, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो इलेक्ट्रॉन जो कि नेगेटिवली चार्ज है उसके ऊपर फोर्स इधर की तरफ लगेगा। तो एक तरीका तो मेरे पास था फोर्स मेथड से जाने का, पर उसमें मुझे ये विड्थ मालूम होनी चाहिए थी, एक्सेलरेशन निकालता मैं, फिर फाइनल वेलोसिटी निकालता, प्रॉब्लम थी।
मैं क्या करता हूं, एनर्जी कंजर्वेशन देख लेता हूं, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, तो मैं बोलूंगा कि एनर्जी तो कंजर्व रहेगी। शुरुआत में इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी मैं लिखूंगा हाफ एम वी आई स्क्वायर प्लस जो भी इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है मल्टीप्लाइड बाय वी एच, ये यहां पे पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, इज इक्वल टू हाफ एम वी फाइनल का स्क्वायर प्लस ई इंटू वी एल। यहां से हाफ एम वी फाइनल का स्क्वायर ये हो जाएगा ई टाइम्स वी एच माइनस वी एल प्लस हाफ एम वी इनिशियल का स्क्वायर। यहां तक ठीक है? तो बस अब यहां से v फाइनल का स्क्वायर निकालना है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करें और m से डिवाइड करें, है ना, तो ये आ जाएगा v इनिशियल का स्क्वायर प्लस 2e बाय m वी एच माइनस वी एल। अब यहां पे केयरफुल रहना, ये जो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, इसको हमको कैसा लेना पड़ेगा, नेगेटिव लेना पड़ेगा, है ना, और ये हायर पोटेंशियल और लोअर पोटेंशियल का डिफरेंस कितना है, 0.4, ठीक है। तो यहां से v फाइनल का स्क्वायर इज इक्वल टू v इनिशियल का स्क्वायर लिख लेते हैं। v इनिशियल का स्क्वायर क्या होगा, 36 इंटू 10 पावर 10 माइनस, अब देखो यहां माइनस कैसे आ गया, मुझे इलेक्ट्रॉनिक चार्ज लिखना है तो ये नेगेटिव साइन के साथ लिखूंगा मैं, ठीक है, तो ये आ जाएगा -2 मल्टीप्लाइड बाय इलेक्ट्रॉनिक चार्ज 1.6 इंटू 10 पावर -19, ठीक है, माइनस ठीक है, माइनस 1.6 इंटू, ठीक है, ये ठीक है, यहां तक सही है। उसके बाद में और क्या आएगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा कितना, हाँ यहां तक ठीक है, 2 इंटू 1.6 इंटू 10 पावर -19 ये हो गया, और उसके बाद में वी एच माइनस वी एल ये कितना था, 0.4 डिवाइडेड बाय, नीचे देखो मास कितना आएगा, मास इलेक्ट्रॉन का लिख देंगे हम 9 इंटू 10 पावर -31, ठीक है भाई, सही है। तो अब बस इसको सिंप्लीफाई करना है, करते हैं सिंप्लीफाई। 10 पावर -31 इसको ऊपर लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा, यहां पे देखो 10 पावर -19 है, तो 10 पावर -31 ऊपर जाएगा तो 10 पावर 12 तो सीधे आ जाएगा, और वो 10 पावर 12 में से एक एक 10 मैं इन दोनों को दे दूंगा तो ये 16 और ये 4 हो जाएंगे, ठीक है। तो चलो इसको अगले पेज पर सिंप्लीफाई करते हैं, इंटरेस्टिंग कैलकुलेशन आने वाली है। वैसे तो कैलकुलेशन मैं छोड़ देता हूं, लेकिन इस क्वेश्चन में आपके लिए मैं कैलकुलेशन ये वाली करना चाहता हूं, क्योंकि ये कैलकुलेशन इंटरेस्टिंग हो रही है। 36 इंटू 10 पावर 10, ठीक है, माइनस, अब देखो यहां पर मैं क्या करूंगा, 10 पावर -31 ऊपर आया, 10 पावर +12 बन जाएगा, उसको 10 पावर 10 लिख देता हूं, तो ये आएगा 2 इंटू 16 इंटू 4, ठीक है, कितना आएगा, 2 इंटू 16 इंटू 4 अपॉन 9 मल्टीप्लाइड बाय 10 पावर 10, यहां तक सही है। चलो अब इसको फर्दर कैलकुलेट करते हैं। अगर मैं 9 एलसीएम लूंगा तो यहां पे आएगा 5 और 9 6 54, एक मिनट, यहां पे आ जाएगा 4 और 5 27 एंड 5 3 2 4, और इधर कितना आएगा 16 इंटू 1 2 8, ऑल राइट, ठीक है, और इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 10 पावर 10 से, ठीक है, ये हो गया v फाइनल का स्क्वायर बच्चों। इसमें से 124 माइनस करते तो 200 होता, तो ये 200 में से 4 और कम, 196 अपॉन 9 इंटू 10 पावर 10 आ गया ये v फाइनल का स्क्वायर। अब ठीक लग रहा है, तो v फाइनल आएगा रूट ऑफ 196 अपॉन 9 इंटू 10 पावर 5 मीटर पर सेकेंड। समझ तो गए ही होगे आप, 9 का रूट कितना हो जाता है 3,
और 14 का स्क्वायर कितना होता था 196, है ना। तो ये हो जाएगा हमारा 14/3 इंटू 10⁵ मीटर पर सेकेंड। तो फाइनल वेलोसिटी अगर हम कंपेयर करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 14। तो इसका आंसर हमको क्या मिल जाएगा, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर मिल जाएगा हमको 14। ठीक है, आराम से देख लो, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर 14। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है फोटो डायोड इज यूज्ड टू डिटेक्ट द ऑप्टिकल सिग्नल्स। दीज डायोड्स आर प्रेफरेबली ऑपरेटेड इन रिवर्स बायस्ड मोड बिकॉज। अब देखो होता क्या है, रिवर्स बायस में ना जो डिप्लीशन लेयर होती है वो चौड़ी हो जाती है, थिकन हो जाती है। ठीक है, और जब उसके ऊपर लाइट पड़ती है तो एकदम से जो माइनॉरिटी चार्ज करियर्स होते हैं, देखो रिवर्स बायस में माइनॉरिटी चार्ज करियर जो ड्रिफ्ट करंट होता था ना, डिफ्यूजन करंट नहीं, ड्रिफ्ट करंट, उसको रिवर्स बायस फैसिलिटेट करता है। ठीक है, तो जैसे ही लाइट पड़ती है तो डिप्लीशन लेयर जो कि थिकन हो जाती है, चौड़ी हो जाती है, उसमें इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेशन रेट बढ़ जाता है। ठीक है, लाइट के पड़ने की वजह से। तो एकदम से जो माइनॉरिटी चार्ज करियर्स हैं उनकी वजह से करंट में चेंज आता है, और उसी करंट में चेंज को ये सेंस करता है। ठीक है, तो इसलिए एकदम से कौन सा वाला चेंज आता है, फ्रैक्शनल चेंज आता है माइनॉरिटी करियर्स में। ठीक है, रिवर्स बायस करंट में माइनॉरिटी करियर्स जो होते हैं वो उनका फ्रैक्शनल चेंज इन माइनॉरिटी चार्ज करियर्स, ठीक है, प्रोड्यूस हायर रिवर्स बायस करंट। ये रिवर्स बायस में रहता है, रिवर्स बायस करंट बढ़ जाता है क्योंकि माइनॉरिटी चार्ज करियर्स बढ़ जाते हैं उस ऑप्टिकल सिग्नल की वजह से। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। फ्रैक्शनल चेंज इन मेजॉरिटी चार्ज करियर्स नहीं, रिवर्स बायस में माइनॉरिटी चार्ज करियर। फ्रैक्शनल चेंज इन माइनॉरिटी चार्ज करियर्स प्रोड्यूसेस हायर फॉरवर्ड बायस करंट नहीं, फॉरवर्ड बायस नहीं, रिवर्स बायस। तो केयरफुली पढ़ना है, इसके ऑप्शंस क्लोज हैं। थ्योरी का क्वेश्चन है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है, इसको ठीक से अटेम्प्ट करना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस थ्योरी के हमको टाइम लेते नहीं है लेकिन मार्क्स बहुत अच्छे से दिला देते हैं अगर हमको थ्योरी क्लियर है तो। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है effect of increase in temperature on the number of electron in conduction band and resistance of a semiconductor will be। हमको मालूम है कि अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो नंबर इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेशन रेट बढ़ जाता है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाते हैं। जब नंबर ऑफ कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाते हैं तो ऑटोमेटिकली कंडक्टिविटी बढ़ जाती है और इसलिए रेजिस्टेंस कम हो जाता है। तो एनी इंक्रीज होता है और रेजिस्टेंस डिक्रीज होता है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि कंडक्टर्स में जैसे जैसे ये बढ़ता है नंबर डेंसिटी, तो वहां पे ऑलरेडी बहुत क्राउडिंग होती है ना, तो टेम्परेचर के साथ साथ ये इफेक्ट उल्टा आता है। मतलब अगर मेटल्स की बात करें तो वहां पर तो एकदम पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन का सी होता है, बहुत सारे कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन्स, फ्री कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनकी वजह से कंडक्शन होता है। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वहां पे रेजिस्टेंस बढ़ता है, सेमीकंडक्टर में कम होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, कंडक्टर्स में और सेमीकंडक्टर्स में इफेक्ट अलग अलग आता है। ठीक है, उसके फैक्टर्स हैं 2, खैर उसके ऊपर आराम से बात करेंगे कभी और। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, इसमें 2 स्टेटमेंट लिखे हुए हैं। ठीक है, और हमको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा वाला स्टेटमेंट गलत है। पहला स्टेटमेंट है व्हेन अ सिलिकॉन सैंपल इज डोप्ड विद बोरॉन it becomes p type, and when doped with arsenic it becomes n type. Semiconductors such that p type has excess of holes and n type has excess of electrons। ये तो ठीक ही लग रहा है। अगर आप 13th ग्रुप के एलिमेंट से डोपिंग करोगे तो फिर क्या होगा, कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी, है ना। और 15th ग्रुप के अगर एलिमेंट से डोपिंग करोगे तभी भी कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी। लेकिन एक केस में वो पॉजिटिव टाइप सेमीकंडक्टर बनेगा और दूसरे केस में नेगेटिव टाइप। अगर बोरॉन से डोपिंग करोगे तो कैसा बनेगा, वो बनेगा आपका पी टाइप। अच्छा, और एन टाइप बनेगा अगर आपने आर्सेनिक से डोपिंग करी है तो। ठीक है, ये स्टेटमेंट तो ठीक लग रहा है। दूसरा स्टेटमेंट है व्हेन सच पी टाइप एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर्स आर फ्यूज्ड टुगेदर to make a junction, a current will automatically flow which can be detected by externally connected ammeter। नहीं, ये स्टेटमेंट तो गलत लग रहा है। ठीक है, ये स्टेटमेंट गलत क्यों लग रहा है, आप समझो
कि पहला स्टेटमेंट तो एकदम सही था, कोई दिक्कत की बात नहीं थी, लेकिन दूसरे स्टेटमेंट में आप बोल रहे हो कि जब इससे जंक्शन बनाया, हमने पीएन जंक्शन बनाया, तो जंक्शन पे करंट लगातार चलता नहीं है। होता क्या है ना कि बेसिकली सबसे पहले डिफ्यूजन करंट आता है, डिफ्यूजन करंट की वजह से पोटेंशियल बैरियर आता है, पोटेंशियल बैरियर की वजह से फिर वो डिफ्यूजन करंट को अपोज करता है और एक ड्रिफ्ट करंट आता है माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स का, जिसको पोटेंशियल बैरियर सपोर्ट करता है। और थोड़ी टाइम में एक इक्विलिब्रियम आ जाता है, ड्रिफ्ट करंट और डिफ्यूजन करंट इक्वल हो जाते हैं, एक इक्विलिब्रियम पहुंच चुका होता है। तो ऐसा कोई भी करंट जब तक आपने बाहर से बायसिंग नहीं करी तब तक बाहर आप करंट रजिस्टर नहीं कर सकते। तो स्टेटमेंट 2 तो गलत है, ठीक है। तो इसका स्टेटमेंट 1 करेक्ट है, स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट है, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। इसमें इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप सेमीकंडक्टर और मेटल्स और इनके फर्मी लेवल की बात कर रहे हैं। अब देखो फर्मी लेवल जो होता था ना, अगर हम लोग देखें, ये ऐसा कंडक्शन बैंड और ये ऐसा वैलेंस बैंड, ठीक है, ये हुआ कंडक्शन बैंड और ये हुआ वैलेंस बैंड। तो फॉर सेमीकंडक्टर्स फर्मी लेवल यहां बीच में कहीं पे रहता था, ठीक है, इस तरीके से रहता था। और ये फर्मी लेवल ये है हमारा बेसिकली इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लिए। जब इसकी डोपिंग करते हैं तो जो एन टाइप सेमीकंडक्टर होते हैं उनके लिए डोनर एनर्जी लेवल यहां कंडक्शन बैंड के पास में लगता है, ये आ जाता था, ठीक है, ये होता था डोनर एनर्जी लेवल, बहुत नजदीक पे आ जाता है, ठीक है। ये किस में आता था? एन टाइप में, ठीक है, यहां से इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में जा सकते थे। और अगर पी टाइप सेमीकंडक्टर की आप बात करोगे तो उसमें एक्सेप्टर एनर्जी लेवल आ जाता था, ई ए, जो कि कहां होता था? वैलेंस बैंड के पास में, किसमें? पी टाइप में, ठीक है। तो वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन्स जो थे वो एक्चुअली इन होल्स को फिल करके और फिर मतलब वैलेंस बैंड में कंडक्शन करा सकते थे, ठीक है। यहां डोनर एनर्जी लेवल के साथ में एन टाइप सेमीकंडक्टर में कंडक्शन बैंड में कंडक्शन होता है, यहां पे वैलेंस बैंड में कंडक्शन होता है, ठीक है, सही बात है। तो जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है उनका फर्मी लेवल होता है मिडिल में, जो एन टाइप सेमीकंडक्टर होते हैं फर्मी लेवल जो होता है उनका नियर कंडक्शन बैंड होता है। पी टाइप सेमीकंडक्टर के लिए फर्मी लेवल कहां होता है? वैलेंस बैंड के पास में होता है। और मेटल्स के लिए फर्मी लेवल सीधे सीधे सोडियम या फिर और दूसरे मेटल्स जो है उनके लिए अगर आप देखोगे तो फर्मी लेवल जो है वो कंडक्शन बैंड में ही लाया करता है। तो इसलिए इसका जवाब होगा ए का 2, बी का 1, सी का 3 और डी का 4। तो 2 1 3 4 हमारे लिए ऑप्शन बी सही जवाब हो गया क्वेश्चन नंबर 8 का, ठीक है। ये हमारा सही आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 8 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये थ्योरी के क्वेश्चन से काफी आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा हुआ है, इन द गिवन सर्किट वैल्यू ऑफ करंट IL विल बी। अब देखो यहां पर एक जेनर डायोड लगा हुआ है। जेनर डायोड हमेशा एक्टिवेट होता है रिवर्स बायस में, ठीक है, ये हमेशा ब्रेकडाउन रीजन में काम करता है। और जब आपने ब्रेकडाउन पढ़ा था डायोड्स का तो आपने लोगों ने दो तरीके का ब्रेकडाउन पढ़ा था, ठीक है, अवलांच ब्रेकडाउन, जेनर ब्रेकडाउन। अवलांच ब्रेकडाउन और जेनर ब्रेकडाउन में क्या फर्क होता है ये भी पढ़ा है थ्योरी में, प्लीज इसको थोड़ा रिवाइज कर लेना। अवलांच ब्रेकडाउन और जेनर ब्रेकडाउन में क्या फर्क होता है, जेनर डायोड क्या होता है, जेनर डायोड एज अ वोल्टेज रेगुलेटर कैसे काम करता है, ठीक है। तो ये सारी बात आपको पता होनी चाहिए। तो ये ऐसा अभी 10 वोल्ट अगर पोटेंशियल डिफरेंस लगाया है, यहाँ पे 5 वोल्ट लिखा हुआ है, तो ये इसका ब्रेक डाउन वोल्टेज है, ठीक है। तो ये अभी ब्रेक डाउन रीजन में है, सप्लाइड वोल्टेज जो है वो 5 वोल्ट से ज्यादा है। तो अब यहां पर पोटेंशियल कांस्टेंट हो गया होगा 5 वोल्ट और यहां पर भी पोटेंशियल कांस्टेंट हो गया होगा 5 वोल्ट। तो यहां पे 5 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है और इसलिए अगर मुझे IL किसी ने पूछा तो पोटेंशियल डिफरेंस मुझे यहां मालूम है 5 डिवाइडेड बाय करंट रेजिस्टेंस है 1000 ओम, 5 वोल्ट अपॉन 1000 ओम। तो ये हो जाएगा 5 इंटू 10⁻³ एम्पेयर या फिर 5 मिली एम्पेयर, 5 इंटू 10⁻³ एम्पेयर, जो कि हो जाएगा 5 मिली एम्पेयर, ठीक है। ये हो जाएगा IL का वैल्यू। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा 5। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा 5, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10।
यहां पर हमको बोला IV कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ PN जंक्शन डायोड इन फॉरवर्ड बायस इज शोन इन द फिगर, द रेशियो ऑफ डायनेमिक रेजिस्टेंस, अच्छा, corresponding to forward bias voltage 2 volt and 4.4 volt respectively is। अब देखो डायनेमिक रेजिस्टेंस जो आता था उसका फॉर्मूला होता था डेल्टा V अपॉन डेल्टा I। ये हम लोग नॉन ओमिक कंडक्टर्स के लिए लगाते हैं, ठीक है। अब देखो जब 2 वोल्ट पे आप आओगे, 2 वोल्ट पे, ठीक है, तो पहले केस में डायनेमिक रेजिस्टेंस 2 वोल्ट के आसपास जब देखोगे तो 2 वोल्ट पे आप 2 से 2.1 जब आए, मतलब 2.1 माइनस 2, तो उस वक्त करंट जो था वो 5 से 10 वेरी कर रहा था, तो ये हो जाएगा 10 माइनस 5, मतलब 0.1 अपॉन 5, ठीक है, ओम आ जाएगा ऑब्वियसली, ठीक है। अच्छा, ओम नहीं आएगा एक्चुअली, ये करंट है मिली एम्पेयर में, पर फिर भी हम लोग देखो यूनिट को लेकर के तो हम बॉदर्ड है ही नहीं, क्योंकि हमको रेशियो निकालना है ना, तो इसलिए यूनिट पर हम ध्यान नहीं दे रहे। अगर 4 वोल्ट पर हम डायनेमिक रेजिस्टेंस निकालना चाहते हैं तो 4 से अगर हम 4.2 पर पहुंचे, 4.2 माइनस 4 ये हुआ डेल्टा V, तो जो करंट आया वो 250 बढ़ गया 200 की जगह, तो ये हो गया 0.2 अपॉन 50, ठीक है। अच्छा, अब अगर हमने R1 अपॉन R2 निकालना चाहा यहां पर, तो ये आ जाएगा 0.1 अपॉन 0.2, और इधर की तरफ आएगा 50 अपॉन 5, राइट, यही आएगा ना, ठीक है। तो ये हो गया कितना, 10/5, 10/2 है ना, 10/2 मतलब 5/1, ठीक है। तो 5:1, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। इसमें हमको बोल रहे हैं चूज द करेक्ट वेव फॉर्म दैट कैन रिप्रेजेंट द वोल्टेज अक्रॉस आर ऑफ द फॉलोइंग सर्किट अज्यूमिंग द डायोड इज आइडियल 1। देखो ये वाले पॉइंट का अगर मैं वोल्टेज 0 मानूं तो ये यहां पे 3 वोल्ट पे आ जाएगा, ठीक है। अब जब ये डायोड 0 से ज्यादा पे होगा तो फॉरवर्ड बायस होगा, करंट ये अपने थ्रू करंट लेकर के जाएगा, और फिर रेजिस्टेंस में पोटेंशियल डिफरेंस कुछ आएगा, राइट, जब ये यहां पर वोल्टेज 3 से ज्यादा होगा, ठीक है। जब वोल्टेज 3 से कम होगा तो डायोड रिवर्स बायस्ड होगा और रेजिस्टेंस में कोई भी करंट नहीं रहेगा, ठीक है। तो अगर हमारा साइनोसॉइडल वेव ऐसा है 10 साइन ओमेगा टी वाला, ठीक है, 10 साइन ओमेगा टी वाला साइनोसॉइडल वेव है, ठीक है, तो उस केस में हमारा जो बेसिकली वेव फॉर्म, इसमें जो क्वेश्चन ये बने हुए हैं, ठीक है, तो जब जब हमारा यहां पर ओवरऑल मतलब कि ये वैल्यू, ये 10 साइन ओमेगा टी, जब ये 3 से ज्यादा होगी, जब ये 3 से ज्यादा होगी, तब ये 3 एक मिनट, ये 3 क्यों होगा, ये -3 हो जाएगा ना, यहां पे उल्टा लगा हुआ है, ये 0 है तो ये -3 हो जाएगा, -3 वोल्ट, ठीक है, हाँ अब सही है। तो अब आप देखो ये -3 वोल्ट है, तो ये यहां पर वोल्टेज हमारा 0 से ज्यादा होना पड़ेगा, इस पॉइंट पर वोल्टेज V शुड बी ग्रेटर देन 0। V ग्रेटर देन 0 कब होगा, जब ये V1 3 से ज्यादा होगा, है ना। तो ये साइनोसॉइडल वेव जब भी 3 से ज्यादा होगी तब के केस में करंट फ्लो करेगा और रेजिस्टर में हमको पोटेंशियल ड्रॉप मिलेगा। तो ये पूरा साइनोसॉइडल फंक्शन में जब ये ऐसा 3 से ज्यादा जहां जहां पे हमको दिखाई दे रहा है यहां पे, उसी वक्त रेजिस्टेंस में कुछ करंट आएगा, डायोड फॉरवर्ड बायस्ड होगा, और उसी वक्त रेजिस्टेंस में कुछ पोटेंशियल ड्रॉप होगा, अदरवाइज तो 0 रहेगा, ठीक है। तो जितने भी ऑप्शंस हमको गिवन है उनमें से ये 3 वाली लाइन के ऊपर हार्ड लाइन होनी चाहिए थी, तो ये हमारे लिए एक सही आंसर हो गया, ठीक है। तो जितने ग्राफ्स थे उसमें से सबसे अप्रोप्रिएट यही वाला है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में देखो लिखा हुआ है कट ऑफ वोल्टेज ऑफ द डायोड्स इन फॉरवर्ड बायस इज 0.6 वोल्ट, द करंट थ्रू द रेजिस्टर ऑफ 40 ओम इज, ठीक है। अब देखो ये D2 तो रिवर्स बायस्ड है,
तो सारा का सारा करंट D1 से होता हुआ जाएगा, तो करंट का पाथ कुछ इस तरीके से होगा। ठीक है, ये हुआ करंट। ठीक है, तो अब केवीएल लिखते हैं, मैं यहां से लिखूंगा। ठीक है, 1, ठीक, माइनस 60I। ठीक है, अब ये डायोड, इसका भी कट ऑफ वोल्टेज है 0.6 वोल्ट, तो इसमें यहां पे 0.6 वोल्ट भी केवीएल में बेसिकली इसका हायर पोटेंशियल इधर की तरफ आएगा, इफेक्टिवली ऐसा आएगा, हायर पोटेंशियल इधर, लोअर पोटेंशियल इधर, ये होगा ऐसा 0.6 वोल्ट इसका कट ऑफ वोल्टेज। ठीक है, तो इसको मैं कैसा लिखूंगा, एक मिनट, हायर पोटेंशियल इसका कट ऑफ वोल्टेज, नहीं नहीं उल्टा हो गया, उल्टा हो गया, उल्टा हो गया। ठीक है, तो ये कट ऑफ वोल्टेज इसको ओवरकम करने के लिए यहां पर ऐसा -0.6 डाल देंगे ना। ठीक है, और माइनस यहां पर आएंगे तो ये हो जाएगा 40I। ठीक है, ये हमारी हो गई केवीएल इस वाली लूप में। ये फॉरवर्ड बायस तो था लेकिन आइडियल डायोड नहीं था, इसका कुछ कट ऑफ वोल्टेज था। ठीक है, उसके ऊपर ही एक्टिवेट होता है, तो 0.6 यहां पर हमको माइनस करना पड़ेगा उसका कट ऑफ वोल्टेज। ठीक है, तो ये हमारा इक्वेशन हो गया। अब यहां से 0.4 अपॉन 100 ये हो गया आई का वैल्यू, तो ये 4 इंटू 10⁻³ एम्पेयर आया क्या, जिसको हम 4 मिली एम्पेयर बोल सकते हैं। तो करंट हो गया 4 मिली एम्पेयर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 4 मिली एम्पेयर। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर 4 मिली एम्पेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा हुआ है, फॉर एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स व्हेन डोपिंग लेवल इज इंक्रीज्ड। ठीक है, तो अभी पीछे हम लोगों ने फर्मी लेवल की बात करी थी। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में कहां होता है, बीच में होता है। अगर एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में आप एन टाइप सेमीकंडक्टर बना रहे हो, मतलब पेंटावेलेंट इंप्योरिटीज डाल रहे हो, तो वो किधर की तरफ जाता था, कंडक्शन बैंड की तरफ। ठीक है, मतलब ऊपर उठता था फर्मी लेवल। अगर पी टाइप सेमीकंडक्टर बना रहे हो ट्राइवेलेंट इंप्योरिटीज डाल के, तो एक्सेप्टर एनर्जी लेवल कहां आ जाता था, फर्मी लेवल किधर जाता था, नीचे। नीचे किसकी तरफ, वैलेंस बैंड की तरफ। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, फर्मी लेवल ऑफ पी एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर विल नॉट बी अफेक्टेड, नहीं। फर्मी लेवल ऑफ पी टाइप सेमीकंडक्टर विल गो अपवर्ड, फर्मी लेवल ऑफ एन टाइप सेमीकंडक्टर विल गो डाउनवर्ड, नहीं है तो उल्टा लिखा हुआ है। फर्मी लेवल ऑफ पी टाइप सेमीकंडक्टर विल गो डाउनवर्ड एंड फर्मी लेवल ऑफ एन टाइप सेमीकंडक्टर विल गो अपवर्ड, बिल्कुल सही बात है, ऐसा ही हम लोगों ने देखा था। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, इतना सही है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर, the circuit contains two diodes each with a forward resistance of 50 and with an infinite reverse resistance. If the battery voltage is 6 volt, the current through the 120 ohm resistance is। ठीक है, तो अब देखो अगर यहां पर इधर से करंट निकला तो ये डायोड D1 फॉरवर्ड है, तो यहां से ये करंट होता हुआ इधर चला आएगा। डायोड D2 ये रिवर्स बायस्ड है, तो ये वाला तो सर्किट ब्रेक हो जाएगा, यहां पे कोई भी करंट नहीं आएगा। तो अब बस केवीएल लगा लेते हैं। केवीएल भी क्यों लगाएंगे, ओवरऑल हमको रेजिस्टेंस मालूम ही है, तो हम बोलेंगे कि जो करंट होगा वो हो जाएगा 6 अपॉन टोटल रेजिस्टेंस लिखते हैं 130, 120 और इसका कितना था 50 ओम, तो ये कितना हो गया 250 प्लस 50 300 ना, 130 प्लस 50 प्लस 120। ठीक है, एक मिनट, ऐसे लिख देते हैं 50 प्लस 130 प्लस 120, तो ये हो गया 300। 300 मतलब 6/3 इंटू 10⁻⁻² एम्पेयर। ठीक है, तो ये कितना हो गया, अगर मिली एम्पेयर में देखना है आपको, तो ये कितना हो जाएगा 20 आ जाएगा क्या, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 10⁻⁻² एम्पेयर या फिर 20 मिली एम्पेयर। ठीक है, तो आई का वैल्यू 20 मिली एम्पेयर, ऑप्शन ये क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा 20। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में लिखा हुआ है,
Take the breakdown voltage of Zener diode used in the given circuit as 6 volt. The input voltage shown in the figure below and the time variation of the output voltage is, ठीक है। अब देखो हुआ क्या है इसमें कि देखो दो Zener डायोड लगे हुए हैं, दो Zener डायोड लगे हुए हैं, ठीक है। ये दो Zener डायोड में हमको क्या बोला कि ये दोनों ऐसा ऑपोजिट लगे हुए हैं, ठीक है। तो ये वाला एक टाइम पे जब पॉजिटिव साइकिल जाएगा, मान लो ये पॉजिटिव साइकिल जा रहा है, पॉजिटिव साइकिल, ठीक है। तो जब ये पॉजिटिव साइकिल जा रहा है तो एक Zener डायोड तो फॉरवर्ड बायस्ड है, वो तो कुछ करेगा ही नहीं। दूसरा वाला रिवर्स बायस्ड है। जो रिवर्स बायस्ड है वो तो एक्टिवेट होगा ही कितने, 6 वोल्ट के बाद में, ठीक है। 6 वोल्ट के बाद में एक्टिवेट होगा। तो जब 6 वोल्ट के बाद में एक्टिवेट होगा तो 6 वोल्ट के बाद में इसके क्रॉस पोटेंशियल ये जो वोल्टेज है वो कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। वोल्टेज है कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। तो पॉजिटिव साइकिल में साइकिल एज इट इज ही रहेगी, इसको थोड़ा सा कर्व रखना पड़ेगा हमको। और 6 वोल्ट के बाद में रिवर्स बायस पे डायोड एक्टिवेट हो जाएगा और फिर वोल्टेज कांस्टेंट हो जाएगा, है ना, वोल्टेज कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। तो 6 वोल्ट के बाद में वोल्टेज कांस्टेंट हो जाने का मतलब है कि ऐसा। अब जब रिवर्स बायस में हम आएंगे तो उस केस में भी एक हमारा डायोड, मतलब नेगेटिव साइकिल में जब आएंगे, ये पॉजिटिव साइकिल हो या नेगेटिव साइकिल, नेगेटिव साइकिल में भी हम आएंगे तो एक डायोड होगा फॉरवर्ड बायस्ड, ठीक है, उससे कोई मतलब ही नहीं है, वो तो आराम से करंट को फ्लो कराने देगा। दूसरा वाला रिवर्स बायस्ड है, वो भी रिवर्स बायस्ड है, तो नेगेटिव में एकदम से जब 6 वोल्ट आएगा तो उसका ब्रेक डाउन हो जाएगा, तो फिर से पोटेंशियल को कांस्टेंट कर देगा। तो नेगेटिव साइकिल में भी ऐसा जाकर के 6 वोल्ट पे के बाद में ऐसा पोटेंशियल कांस्टेंट हो जाएगा और फिर इस तरीके से, है ना। तो ये हल्का सा कर्वेचर होना चाहिए, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। तो ये हमारे लिए सही ग्राफ हो जाएगा, ये ऑप्शन ए, ठीक है। बाकी सारे ऑप्शंस जो है वो अप्रोप्रिएट नहीं है, ठीक है। तो आराम से देखो, ये जेनर डायोड की सिंपल प्रॉपर्टी के ऊपर क्वेश्चन है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। अब इसमें देखो फिर से जेनर डायोड लिखा हुआ है, Zener diodes A and B having breakdown voltages of 6 volt and 4 volt respectively are connected as shown in the figure, ठीक है। The output voltage V naught variation with input voltage linearly increasing with time is given by, देखो ये इनपुट वोल्टेज लीनियरली इंक्रीज हो रहा है, इनपुट वोल्टेज लीनियरली इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो जब लीनियरली इंक्रीज हो रहा होगा इनपुट वोल्टेज, जब तक ये डायोड एक्टिवेट नहीं हुआ, ये डायोड एक्टिवेट नहीं हुआ, मतलब 4 वोल्ट तक, 4 वोल्ट तक, तो आउटपुट में भी लीनियरली इंक्रीज देखने को मिलेगा। तो 0 से 4 वोल्ट तक तो ग्राफ ऐसा लीनियर होना चाहिए जैसे हर एक ग्राफ में दिखाई दे रहा है। जैसे ही 4 वोल्ट पे आए ये वाला डायोड, जिसका मतलब कि ब्रेक डाउन हो जाएगा, ठीक है, ब्रेक डाउन वोल्टेज के बाद में आ जाएगा, तो फिर इसका मतलब क्या है कि ये वाला डायोड अब यहां इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट हो जाएगा 4, पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट हो जाएगा 4 और इसके थ्रू अब करंट बढ़ने लग जाएगा, करंट बढ़ने लग जाएगा तो ये 100 ओम का रेजिस्टेंस के क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप होने लग जाएगा, ठीक है। तो यहां पे कांस्टेंट प्लस यहां पे लीनियरली इंक्रीजिंग पोटेंशियल डिफरेंस, तो ये ओवरऑल पोटेंशियल डिफरेंस जो लोड के क्रॉस है वो अभी भी लीनियरली इंक्रीज हो रहा होगा लेकिन किसी और स्लोप पर। तो 4 वोल्ट के बाद में किसी और स्लोप पर लीनियरली इंक्रीज होता हुआ सा ऐसा ग्राफ होगा, ठीक है। जैसे ही 6 वोल्ट आ जाएगा, 6 वोल्ट पे इसका ब्रेकडाउन हो जाएगा, ठीक है। तो इसका ब्रेकडाउन हो जाएगा तो अब इधर से करंट फ्लो करने लग जाएगा, अब ओवरऑल जो वोल्टेज है वो कांस्टेंट हो जाएगा, है ना। अब 6 वोल्ट के बाद में प्रॉपर वोल्टेज रेगुलेटर बन गया, इसका भी ब्रेकडाउन हो गया। अब यहां पे 6 वोल्ट से वोल्टेज फ्लक्चुएट नहीं होगा, तुम इनपुट चाहे जितना बढ़ाते रहो। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। तो इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी हम लोगों ने देखा था कि ये जेनर डायोड ब्रेकडाउन रीजन में काम कर रहा था, यहाँ पे भी ब्रेकडाउन रीजन में काम कर रहा था, ठीक है। ब्रेकडाउन रीजन में बेसिकली मतलब कि वो उसमें करंट फ्लो करने लग जाता है, ठीक है। एक तरीके से डायोड जो डोरमेंट था वो अब एक्टिवेट हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 देखो, इसमें लिखा हुआ है फिगर शोज अ डीसी वोल्टेज रेगुलेटर, ठीक है, सर्किट विद द Zener diode of breakdown voltage 6 volt. If unregulated input voltage varies between 10 volt to 16 volt, then what is the maximum Zener current? अगर देखो यहां पे आपने 10 वोल्ट से 16 वोल्ट तक का इनपुट दिया तो ये Zener डायोड ब्रेकडाउन रीजन में आ जाएगा। इसमें करंट को अगर आपको मैक्सिमाइज करना है तो ये जो इनपुट दिया है, इनपुट का वोल्टेज को मैक्सिमम रखना पड़ेगा 16। अब देखो
ये जीनर डायोड ब्रेकडाउन रीजन में काम कर रहा है, तो इस यहां पे वोल्टेज कितना होगा, यहां पे वोल्टेज हो जाएगा 6 वोल्ट, ठीक है। यहां पर 6 वोल्ट हो गया, तो यहां पे भी 6 वोल्ट होगा क्या, 6 वोल्ट यहां पे भी हो जाएगा। तो 6 वोल्ट यहां हुआ, तो ये आरएस के अक्रॉस वोल्टेज कितना होगा, 16 माइनस 6 मतलब कि 10 वोल्ट, ठीक है। अब यहां पे जंक्शन पे अगर आप देखो तो आई एस इज इक्वल टू जेनर डायोड के अंदर करंट प्लस आई एल, है ना। तो आई जेड ये हो जाएगा आई एस माइनस आई एल, ये वाला करंट में से यहां का करंट को माइनस कर दोगे तो इधर करंट आ जाएगा, सिंपल केसीएल। अब आई एस देखो क्या होगा, आई एस होगा यहां पे वोल्टेज कितना 10 अपॉन रेजिस्टेंस कितना 2 किलो ओम मतलब 2000 ओम, 2000 ओम, ठीक है। चलो माइनस यहां पर वोल्टेज कितना 6 अपॉन रेजिस्टेंस कितना 4000 ओम, ठीक है। ये हो गया आईजेड। तो ये तो मेरे ख्याल से 10 पावर माइनस 3 ऊपर लेके जाओगे तो 10/2 5 मिली एम्पेयर आएगा, आईजेड होगा 5 मिली एम्पेयर माइनस यहां आओ 6/4 हो जाएगा 3/2 मतलब 1.5 मिली एम्पेयर, तो ये हो गया 3.5 मिली एम्पेयर, ये हो गया जेनर डायोड में करंट, ठीक है। तो हमारे लिए इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर हो गया ऑप्शन बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। यहां लिखा हुआ है जर्मेनियम एंड सिलिकॉन डायोड्स स्टार्ट कंडक्टिंग एट 0.3 वोल्ट एंड 0.7 वोल्ट। In the following figure, if germanium diode connections are reversed, the value of V0 changes by। देखो कंडक्शन पहले जर्मेनियम में शुरू होगा, तो जब ये दोनों फॉरवर्ड बायस थे तो पहले इसमें कंडक्शन शुरू हो जाएगा, तो यहां पर 12 वोल्ट है, तो इनिशियली V0 की वैल्यू इनिशियल जो होगी वो 12 माइनस 0.3 मतलब ये कितना हो जाएगा 11.7 वोल्ट। अब इसको अगर आपने उल्टा कर दिया तो ये तो रिवर्स बायस्ड हो गया। अब क्या होगा, सिलिकॉन के थ्रू कंडक्शन होने लग जाएगा, तो फाइनल वैल्यू V0 की जो होगी वो हो जाएगी 12 माइनस सिलिकॉन के लिए 0.7 इसमें से माइनस कर दोगे आप, ठीक है। तो ये कितना हो गया 11.3 वोल्ट, ठीक है। तो अगर डिफरेंस देखोगे तो इन दोनों का डिफरेंस आ जाएगा 11.7 माइनस 11.3 मतलब क्या ये 0.4 आ जाएगा, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में लिखा हुआ है एलईडी इज कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम गैलियम आर्सेनिक, बेसिकली गैलियम आर्सेनाइड और उनसे मिलते जुलते जो भी कंपाउंड्स होते हैं उनसे ही हमारा लाइट एमिटिंग डायोड्स बनते हैं। वो इसलिए क्योंकि उनका जो डिप्लीशन लेयर होता है उसमें जो बेसिकली एनर्जी गैप में उसमें जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो विजिबल रीजन में आती है, ठीक है। तो हमको बोला कि कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ लाइट एमिटेड एंड इट्स कलर अगर एनर्जी गैप ऑफ दिस एलईडी इज 1.9 EV, ठीक है। तो हमको मालूम है E इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा, तो लैम्डा आएगा एच सी अपॉन ई, पर यूनिट का हमको खास ध्यान रखना है। H की वैल्यू अगर हमने डाल दी 6.63 इंटू 10 पावर माइनस 34 और C की वैल्यू अगर हमने डाल दी 3 इंटू 10 पावर 8, ठीक है। तो ये जो एनर्जी है ये हमको 1.9 इंटू इलेक्ट्रॉन वोल्ट में नहीं, इसको हमको जूल में करना पड़ेगा, इसलिए इलेक्ट्रॉनिक चार्ज से मल्टीप्लाई कर देंगे 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19, ठीक है। और इसको अगर कैलकुलेट करोगे तो ये करीब करीब 654 nm आ जाता है, जो कि रेड लाइट का वेवलेंथ होता है, ठीक है। ये इस वेवलेंथ पे रेड लाइट होती है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, ठीक है। कैलकुलेशन थोड़ी आप कर लेना,
थोड़े बहुत कैलकुलेशन क्वेश्चन में आ जाते हैं, ठीक है। और थोड़ा सा आपको स्पेक्ट्रम का वेवलेंथ वगैरह का आइडिया होना चाहिए। अगर वो कौन सी वेवलेंथ कौन से रीजन में लाई करती है ये आपको याद नहीं है तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में हमको बोला बोथ डायोड्स यूज्ड इन द सर्किट शोन आर assumed टू बी आइडियल एंड हैव नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस व्हेन दीज आर फॉरवर्ड बायस्ड built in built-in potential in each diode is 0.7 volt, ठीक है। For the input voltages shown in the figure, the voltage at point A is। अब देखो अगर ये वाले पॉइंट का वोल्टेज को मैंने 0 बोल दिया, ठीक है, तो ये तो हो जाएगा 12.7 वोल्ट, ठीक है। और ये ऐसा फॉरवर्ड बायस्ड है तो यहाँ पे 12 आएगा, ठीक है। और बेसिकली यहां पर आप देखोगे तो ये एक तरीके से ये भी 0 वोल्ट है, ये 4 वोल्ट होगा, तो ये एक तरीके से रिवर्स बायस्ड हो जाएगा। तो ये वाला डायोड है रिवर्स बायस्ड, ठीक है। ये है फॉरवर्ड बायस्ड, और फॉरवर्ड में 12.7 यहां पर है, तो पॉइंट ए का पोटेंशियल ऑफ पॉइंट ए इज इक्वल टू 12.7 वोल्ट माइनस ये बिल्ट इन पोटेंशियल 0.7 वोल्ट, मतलब आ जाएगा 12 वोल्ट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 12। ये पहला वाला डायोड फॉरवर्ड बायस्ड है और दूसरा वाला रिवर्स बायस्ड हो जा रहा है यहां पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 करने के बहुत सारे तरीके हैं। ये आपको स्टैंडर्ड रिजल्ट भी याद रहना चाहिए कि ये किस तरीके का बेसिकली लॉजिक परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। पहले तो मैं इसको ट्रुथ टेबल से करने की कोशिश करता हूं और फिर मैं इसको बुलियन अलजेब्रा से भी आपको समझा देता हूं। अगर मान लो यहां पर एक इनपुट दिया ए और यहां पर एक इनपुट दिया बी, तो देखो ए और ए ऐड होगा और फिर उसका नॉट, बेसिकली ये कौन सा नॉर गेट है। नॉर गेट के इनपुट्स को आपस में ज्वाइन कर देते हो तो क्या बन जाता है, नॉट गेट। तो यहां पे आपको मिल जाएगा ए बार और यहां पर आपको मिल जाएगा बी बार, ठीक है। और यहां पर ए बार प्लस बी बार का बार मिल जाएगा, ठीक है। तो चलो पहले ट्रुथ टेबल लिखते हैं। ए बी अगर 0 0 वैल्यू है, 0 1 है, 1 0 है और 1 1 है, ठीक है, तो आपको ए बार और बी बार की जो वैल्यूज मिलेंगी 1 1 0 0 और 1 0 1 1 ऐसे मिल जाएंगी, ठीक है। अब क्या चाहिए हमको, ए बार बी बार ऐड करके और उसका कॉम्प्लीमेंट लेना है। तो फाइनल y अगर हमको चाहिए तो इन दोनों को ऐड करोगे 1 1 1 कॉम्प्लीमेंट 0, 1 0 1 कॉम्प्लीमेंट 0, 0 1 1 कॉम्प्लीमेंट 0, ठीक है। और उसके बाद में वेट 1 1 1 कॉम्प्लीमेंट 0 1 0, गड़बड़ हो गई कहीं पे, कहाँ गड़बड़ हुई है, यहां गड़बड़ हुई है। बी बार देखेंगे तो 1 0 का 1 1 का 0 0 का 1 1 का 0, ये 0 होगा ना, ठीक है, 0, ऑल राइट, 0 0 और उसका कॉम्प्लीमेंट 1। तो इफेक्टिवली क्या आप ये देख पा रहे हो कि ए और बी को देखो और वाई को देखो, तो ये एंड गेट जैसा दिख रहा है। 0 0 मल्टीप्लाई करोगे तो 0 0 1 0 1 0 0 और 1 1 का 1, ये एंड गेट है। वैसे भी आपको मालूम है कि ए बार प्लस बी बार का बार बुलियन अलजेब्रा में अगर आपको आता है तो ठीक है, नहीं तो ट्रुथ टेबल से कर लेना। ए बार बार डॉट बी बार बार होगा और ये ए बी हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक तरीके से इफेक्टिवली ये क्या है, एंड गेट है। और बच्चों एक और इंटरेस्टिंग चीज, अगर ये दो नॉर गेट जो है इनके एक एक इनपुट्स को आपस में ज्वाइन किया होता है, इन दोनों का एक इनपुट लेकर के आपस में ज्वाइन कर दो और ये दूसरा इनपुट लेकर के आपस में ज्वाइन कर दो, ठीक है। मतलब एक एक इनपुट ये वाले आपस में इनके ज्वाइन कर दो और दूसरे वाले इनपुट आपस में ज्वाइन कर दो, तो ये एंड की जगह पे और गेट बन जाता, ठीक है। तो आप करके देख सकते हो, ये वाले आपको याद होने चाहिए सर्किट्स, देखते ही आपको इसको समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, इसमें हमको बोल रहे हैं कि ये एक लॉजिक गेट इक्विवेलेंट सर्किट है, ठीक है। यहां पे आपने 5 वोल्ट रखा, यहां पे अर्थिंग कर दी तो यहां पे 0 वोल्ट है। हमको बोला कि जब भी यहां बल्ब ग्लो करेगा तो Y पे आउटपुट पे हम 1 मानेंगे, ठीक है। अब देखो अगर यहां पर क्या लिखा हुआ है, हाँ 5 वोल्ट है, ठीक है। और अब देखो ए और बी, ए
बी और वाई, ठीक है। देखते हैं, जब ए 0 है बी 0 है तो ये सर्किट ओपन है, 5 वोल्ट 0 वोल्ट करंट यहां से फ्लो करेगा, ग्लो करेगा, तो वाई की वैल्यू 1 आएगी। जब ए 0 है या फिर बी 1 है तभी भी ये सर्किट डिस्कनेक्टेड है ना, A1 B1 लिख देते हैं इसको। यहां पे सर्किट तभी भी डिस्कनेक्टेड है, यहां से करंट नहीं जाएगा, तो करंट इधर से ही जाएगा, ये बल्ब ग्लो करेगा, तो अभी भी 1 रहेगा। अगर A1 हो जाता और B 0 हो जाता तभी भी ये वाला कनेक्टेड है, ये ओपन है, तो सर्किट यहां पे बन नहीं रहा है, तो करंट इधर से ही जाएगा, बल्ब अभी भी ग्लो करेगा, ठीक है। तीनों ही केसेस में 1 1 1 आ गया। लेकिन जब A1 और B1 दोनों हमने कनेक्ट कर दिया, 1 1 कर दिया, तो अब एक ये कंडक्टिंग वायर बन गया, ठीक है। ये कंडक्टिंग वायर है, इधर रेजिस्टेंस है, ये कंडक्टिंग वायर है ना। तो अब ये शॉर्ट सर्किट हो गया, शॉर्ट सर्किट हो गया तो बल्ब जलना बंद कर देगा, और बल्ब जलना बंद कर देगा तो अब यहां आ जाएगा 0। तो देखो सिर्फ 1 1 के केस में 0 आया, बाकी सारे केसेस में 1 आया। ये क्या है, नैंड है। एंड में 0 0 1 0 1 आता था, और उसका कॉम्प्लीमेंट लोगे तो 1 1 1 0 आ जाएगा, है ना। तो ये क्या है, नैंड गेट है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में लिखा हुआ आउटपुट y फॉर द इनपुट a and b of the circuit is given by truth table of the shown circuit is, ठीक है। अब देखो इसको मैं कई तरीके से कर सकता हूं, बुलियन अलजेब्रा से कर सकता हूं, और बहुत सारे तरीके हैं इसको करने के, लेकिन चलो ट्रुथ टेबल लिख लेते हैं, ठीक है। अगर मैं आपको बोलूं कि ये a है, ये b है, यहां पे जो आउटपुट आपको मिल रहा है उसको मैं c बोल देता हूं, यहां पे जो मिल रहा है उसको मैं d बोल देता हूं, और यहां पे जो मिल रहा है उसको मैं e बोल देता हूं, और फाइनल आउटपुट है y, ठीक है। तो पहले a और b की वैल्यूज में डालता हूं। तो जिस जिस तरीके से ट्रुथ टेबल में हर एक केस में लिखा हुआ है मैं लिख देता हूं, 0 0 0 1 1 0 1 1, ठीक है। अब c जो था वो हमको कैसे मिला, ए और बी के नैंड कॉम्बिनेशन से मिला, ए और बी के नैंड कॉम्बिनेशन से। तो देखो नैंड में क्या होता था, एंड और उसका कॉम्प्लीमेंट, तो 0 0 का 0 और उसका कॉम्प्लीमेंट 1, इसमें भी 0 का कॉम्प्लीमेंट 1, 0 का कॉम्प्लीमेंट 1, 1 1 का प्रोडक्ट 1 और उसका कॉम्प्लीमेंट 0। ये आ गया सी। अब देखते हैं डी क्या है। डी है ए और सी का नैंड कॉम्बिनेशन। तो डी हम लोग लिखते हैं, डी लिखते हैं ए और सी के नैंड कॉम्बिनेशन से। तो 0 इंटू 1 0 और उसका कॉम्प्लीमेंट 1, 0 इंटू 1 अगेन 0 कॉम्प्लीमेंट 1, 1 इंटू 1 1 और उसका कॉम्प्लीमेंट 0, 1 इंटू 0 0 और कॉम्प्लीमेंट 1, ठीक है। ये आ गया डी। अब ई लिखते हैं, ई क्या है, ई तो है सी और बी का नैंड कॉम्बिनेशन, सी और बी का नैंड कॉम्बिनेशन, ये है बी ये है सी, ठीक है। तो देखते हैं 0 इंटू 1 0 कॉम्प्लीमेंट 1, 1 इंटू 1 1 कॉम्प्लीमेंट 0, 0 इंटू 1 0 कॉम्प्लीमेंट 1, 1 इंटू 0 0 कॉम्प्लीमेंट 1, ठीक है। अब फाइनली y आउटपुट, y क्या है, d और e का नैंड कॉम्बिनेशन, d और e का नैंड कॉम्बिनेशन, तो वो भी करते हैं। 1 इंटू 1 1 उसका 0, 1 इंटू 0 0 उसका 1, 0 इंटू 0 0 उसका भी कॉम्प्लीमेंट 1, 1 इंटू 1 1 उसका कॉम्प्लीमेंट 0। इंटरेस्टिंग, पहली बात तो आंसर तो हमारा आया डी। दूसरी बात, अब यहां से हमको ये इसको याद रख लेना, ये क्या है, जोर, एक्सक्लूसिव और, ठीक है, ये जोर गेट है इफेक्टिवली। देखो जब सिर्फ एक एक्सक्लूसिव 1 था तभी आउटपुट पे आपको 1 मिला, 0 0 पे भी 0 था, 1 1 पे भी 0 था, तो ये क्या है, जोर गेट है, ठीक है। और इसका ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन होगा डी, ठीक है। और कोई सा तो सही नहीं है ना, हाँ डी ही सही है इसका ऑप्शन, ठीक है। और ये है क्या, जोर गेट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में भी पहली बात तो आपको यह समझना पड़ेगा कि ये जो है ना, ये है और गेट। कैसे और गेट है उसको पहले हम समझते हैं। यहां पर ए है तो ये आ जाएगा ए बार, यहां बी है तो यहां आ जाएगा बी बार, ठीक है।
तो यहां पे फाइनल आउटपुट y जो आया ना वो a बार b बार का बार है, ठीक है। और a बार b बार का बार, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, चलो मैं नए पेज पे बता देता हूं। a बार b बार का बार, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं a बार बार प्लस b बार बार, ठीक है, जो कि इफेक्टिवली हो गया क्या, a प्लस b। क्लियर है? अगर ये आपको प्रॉपर्टीज पता है बुलियन अलजेब्रा की तो ठीक है, नहीं पता तो ट्रुथ टेबल जिंदाबाद, ठीक है। दूसरी बात कि नैंड गेट का ये 3 वाला कॉम्बिनेशन और नॉर गेट का ये 3 वाला कॉम्बिनेशन, देखो ऐसा ही हम लोगों ने पीछे नॉर गेट का कॉम्बिनेशन भी देखा था, ठीक है, ठीक है। नॉर गेट का ऐसा कॉम्बिनेशन हमको एंड देता है, ठीक है, और नैंड गेट का ऐसा कॉम्बिनेशन हमको क्या देता है, और देता है। ये थोड़ा सा याद रखने की बात है, इसको आप ट्रुथ टेबल से देख भी सकते हो। खैर, अब देखो ए और बी का इनपुट और आउटपुट देखते हैं। तो देखो ए और बी 0 से लेके T1 तक दोनों 0 थे, तो अगर 0 टू T1, चलो अगले पेज पर ही मैं लिख देता हूं, 0 से लेके T1 तक ए और बी दोनों 0 थे, तो आउटपुट आएगा 0। उसके बाद में T1 से लेके T3 तक ए 1 था, तो बी कुछ भी हो 1 ही आएगा ऐड में, ठीक है। और उसके बाद में T4 तक भी आप देखोगे तो बी यहां पर 1 है, बेसिकली ये यूनियन गेट है, तो एक तरीके से T1 से लेकर T4 तक पूरा 1 हो जाएगा। T1 से लेकर के T4 तक आपको 1 मिलेगा आउटपुट पे। फिर T4 से T5 दोनों 0 0 है, तो सिर्फ यहां पे 0 मिलेगा हमको, ठीक है। T4 से T5 आउटपुट 0 मिलेगा, चलो इतने से काम चल जाएगा, देख लेते हैं। 0 से T1 तक 0, 0 से T1 तक 0, और T1 से लेकर T4 तक 1, और T4 से लेकर के T5 तक 0। आई थिंक ऑप्शन डी सही आंसर है, बाकी सब ठीक नहीं लिखे हुए, ठीक है। तो इस तरीके से आप बड़े आराम से इसको एनालाइज कर सकते हो, ठीक है। तो लॉजिक गेट्स में इंपॉर्टेंट क्या है, ये जितने भी आपको ये सर्किट्स याद रहेंगे ना, 3 NAND और 3 NOR के ये वाले कॉम्बिनेशन, कौन सा वाला और होता है, कौन सा वाला, जैसे अगर आप ये सिर्फ इतने की बात करोगे, सिर्फ इतने की ना, तो एक तरीके से नॉट गेट है, ये भी एक नॉट गेट है ना। कैसे हो आप ट्रुथ टेबल लिख करके थोड़ा डिटेल में देखना। मेरे पास थोड़ी सी कमी होती है, मैं 1 घंटे के अंदर अंदर मुझे पूरा ये 1 सवा घंटे में मुझे पूरे सॉल्यूशंस देने होते हैं, इसलिए हम बहुत डिटेल में जा नहीं सकते, थ्योरी में हम लोगों ने पढ़ा है। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में हमको बोल रहे हैं लॉजिक ऑपरेशंस परफॉर्म्ड बाय द गिवन डिजिटल सर्किट इज इक्विवेलेंट टू। देखो यहां पर ये तो और है, तो यहां a प्लस बी आ जाएगा, और यहां एंड है तो ये क्या आ जाएगा, ए बी, ठीक है, ठीक। और यहां पे देखो नैंड है, नैंड के बाद में एक और नॉट है, तो ये इफेक्टिवली, ये पूरा पूरा इफेक्टिवली क्या है, एंड है ना। ये नैंड का नॉट और एक और नॉट एक दूसरे को नलीफाई कर देगा, ठीक है, तो ये एंड है। तो इफेक्टिवली यहां पर आपको मिलेगा क्या, ए प्लस बी ए बी, ठीक है। तो चलो देखते हैं, ए बी, ए प्लस बी ए बी, ठीक है, 0 0 0 1 1 0 1 1, ठीक है। ऐड करेंगे तो 0 1 1 1, ठीक है। और इंटरसेक्शन गेट एंड गेट के लिए ये क्या हो जाएगा, 0 देन 0 0 और फिर 1। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, y अगर देखोगे तो आ जाएगा, यहां पे 0 आएगा, यहां पे भी 0, यहां पे भी 0 और यहां पे 1, तो 0 0 0 एंड 1। तो ये इफेक्टिवली एंड गेट जैसा ही हुआ है ना, एंड के ही आउटपुट तो यहां पे भी आ गए, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये पूरा का पूरा एंड गेट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 के अंदर हमको बोला द सर्किट, in the circuit the logical value of a is equal to 1 or b is equal to 1 when potential at a or b is 5 volt, and logical value of a is equal to 0 or b is equal to 0 when potential at a or b is 0 volt. Truth table of the given circuit will be। पहली बात तो ये हम लोगों ने थ्योरी में पढ़ा था, ठीक है, जब हम लोग गेट रियलाइजेशन देख रहे थे डायोड से, ट्रांजिस्टर से तो अब देखते नहीं है, डायोड से, ठीक है। तो उस वक्त हमको पता चला था कि ये एंड गेट है। तो अगर ये बात हमें मालूम है तो मैं सीधे सीधे एंड गेट वाला आंसर जो है वो टिक करके आगे बढ़ सकता हूं। अगर ये मुझे नहीं मालूम है तो मुझे देखना पड़ेगा थोड़ा सा, ठीक है। तो देखते हैं, अगर
ए पे लॉजिकल वैल्यू 1 और बी भी 1 है जब पोटेंशियल एट ए और बी इज 5 वोल्ट 5 वोल्ट, ठीक है, और लॉजिकल वैल्यू 0 है जब पोटेंशियल यहां पे 0 है। तो मान लो अगर इसको पोटेंशियल को मैंने 0 रख लिया, ठीक है, यहां पे 0 वोल्ट रख लिया, यहां पे भी 0 वोल्ट रख लिया, तो ये 0 0 वाला कॉम्बिनेशन हो गया, पहला वाला कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो उस केस में देखो ये 0 वोल्ट है, ये 5 वोल्ट पे है, तो एक तरीके से डायोड्स फॉरवर्ड बायस्ड है। अगर डायोड्स फॉरवर्ड बायस्ड हैं तो जो भी करंट होगा वो इधर की तरफ फ्लो करेगा। ओवरऑल ये पूरा का पूरा यहां पर यहां पर यहां पर ये हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम हो जाएगा। हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम हो जाएगा तो इसका मतलब y की भी वैल्यू क्या आ जाएगी इस केस में 0, ठीक है। तो 0 0 के लिए 0 मिला। अब अगर मान लो मैंने यहां पर, ये तो पहला केस हुआ, अब अगर मैंने मान लो इसको 5 वोल्ट रखा, इसको 0 वोल्ट रखा, ठीक है, चलो मैं अलग से बता देता हूं, ठीक है। दूसरा केस, इसको 5 वोल्ट रखा, इसको 0 वोल्ट रखा, तो चलो ये वाला रिवर्स बायस होगा, लेकिन ये वाला तो फॉरवर्ड बायस होगा, तो फिर से यहां तक पोटेंशियल सेम हो जाएगा, यहां पे 0 हो जाएगा, ठीक है। अगर मैंने इसको 5 वोल्ट रखा होता, इसको 0 वोल्ट रखा होता, तो अब ये वाला फॉरवर्ड बायस, ये वाला रिवर्स बायस, फिर से यहां पे 0 0 0, यहां पे फिर से 0 मिल गया। लेकिन अगर चौथा केस इसको 5 वोल्ट और इसको भी 5 वोल्ट पे रखा होता, ठीक है, तो दोनों रिवर्स बायस्ड हो जाते, ठीक है, तो इधर करंट फ्लो करता नहीं, तो यहां पर ये 5 वोल्ट पे आ जाता, ठीक है, 5 वोल्ट पे आ जाता, ये 5 वोल्ट पे आ जाता, मतलब यहां क्या आ जाता, लास्ट केस में यहां पे आ जाता 1, तो 0 0 0 के बाद में 1 आ गया, ठीक है। तो ऐसा कहां होता है, एंड गेट पर होता है, ठीक है। तो ये हमारे लिए एंड गेट है, ध्यान रख लेना, आराम से इसको समझ लेना, कहीं पे भी ऐसा दिख जाए तो सीधे एंड गेट है। एंड गेट का ट्रुथ टेबल जो कि हमारे लिए ये वाला है मेरे ख्याल से, हाँ, इस पे टिक कर देना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। अब यहां पर देखो हमको बोला ट्रुथ टेबल बनाने को, तो ठीक है देख लेते हैं क्या चाहिए। देखो यहां पे तो ए गया और बी बार गया, तो क्या ये ए बी बार है, और यहां पे ए बार आया और बी आया, तो ये ए बार बी हुआ क्या, इन दोनों को ऐड कर दिया, तो ये क्या हो गया, ए बी बार प्लस ए बार बी, और उसका भी यहां पे देखो नॉट लगा हुआ है छोटा सा, तो उसका भी कॉम्प्लीमेंट लेना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे लिए वाई, ठीक है। तो बस लिख लेते हैं ए बी ए बार बी बार, चलो लिखते हैं 0 0 0 1 1 0 1 1, ठीक है। ए बार लिखते हैं 1 1 0 0, बी बार लिखो 1 0 1 0। अब क्या चाहिए आपको, ए बी बार चाहिए, ए बी बार, ठीक है। तो ए बी बार इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, तो ये आएगा 1 0 और 1 0, 0 और 0 0, 1 और 1 1 और 1 0 0, ठीक है। अब क्या चाहिए, ए बार बी चाहिए, ए बार बी, ठीक है, ए बार बी, ए बार बी कौन सा है, ये दोनों मल्टीप्लाई करो, 0 1 0, देन 1 1 1, देन 0 0 0, और उसके बाद में 1 0 0। अब y के लिए क्या करना था, इन दोनों को ऐड करना है और कॉम्प्लीमेंट लेना है। तो y के लिए हम लोग बोलेंगे 0 0 ऐड किया 0 कॉम्प्लीमेंट 1, 0 1 ऐड किया 1 कॉम्प्लीमेंट 0, इसका भी 1 कॉम्प्लीमेंट 0, ठीक है, और 0 0 ऐड किया 0 कॉम्प्लीमेंट 1, तो ये 1 0 0 1 1 0 0 1 कौन सा आंसर हो जा रहा है, 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1, ऑप्शन ए। तो ये हमारा सही जवाब हो गया 1 0 0 1, है ना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। इसमें लिखा हुआ है 4 नॉर गेट्स आर कनेक्टेड एज शोन, ठीक है, ट्रुथ टेबल फॉर द गिवन फिगर इज। फिर से ऐसा ही कर लेते हैं, अभी इससे पहले हम लोगों ने देखा था, ठीक है, ट्रुथ टेबल से भी कर सकते हैं, बुलियन अलजेब्रा से भी कर सकते हैं। मैं ट्रुथ टेबल से इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आप में से बहुत सारे बच्चे बुलियन अलजेब्रा के साथ कंफर्टेबल नहीं होंगे, जिनका कंप्यूटर साइंस नहीं होगा स्कूल में, ठीक है। तो ये वाले पॉइंट पे आउटपुट हम सी मान लेते हैं, यहाँ पर डी मान लेते हैं, यहाँ पर ई मान लेते हैं, और वाई, ठीक है। तो देखो ए और बी पहले लिखते हैं,
ए बी 0 0 0 1 1 0 1 1, इसी ऑर्डर में हमको ऑप्शंस में लिखा हुआ है तो इसलिए इसी ऑर्डर में मैंने यहां लिख लिया। अब उसके बाद में सी क्या था, इन दोनों का नॉर कॉम्बिनेशन, तो ऐड किया और कॉम्प्लीमेंट लिया 1, इसको भी ऐड किया कॉम्प्लीमेंट लिया 0, ऐड किया कॉम्प्लीमेंट लिया 0, ऐड किया 1 कॉम्प्लीमेंट लिया 0। ठीक है, ये मिल गया सी। अब डी क्या है और ई क्या है? डी है ए और सी का नॉर कॉम्बिनेशन, तो इन दोनों को ऐड किया 1 और कॉम्प्लीमेंट लिया 0, 0 कॉम्प्लीमेंट 1, 1 कॉम्प्लीमेंट 0, 1 कॉम्प्लीमेंट 0। ई क्या है? सी और बी का नॉर कॉम्बिनेशन, ऐड करो 1 कॉम्प्लीमेंट 0, 1 कॉम्प्लीमेंट 0, 0 कॉम्प्लीमेंट 1, 1 कॉम्प्लीमेंट 0। ठीक है, और क्या? y जो है वो d और e का नॉर कॉम्बिनेशन है। चलो अब एक आखिरी बार और नॉर करना है, बुलियन अलजेब्रा से ये और आसानी से हो जाता। 0 0 ऐड करोगे 0 कॉम्प्लीमेंट 1, 1 कॉम्प्लीमेंट 0, 1 कॉम्प्लीमेंट 0, 0 कॉम्प्लीमेंट 1, तो ये हो गया 1 0 0 1, 1 0 0 1। ऑप्शन ए फिर से सही हो गया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 28 का भी आंसर क्या हो गया? ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर क्या हो गया? ऑप्शन ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 यहां पर भी लिखा हुआ है, इन द फॉलोइंग लॉजिक सर्किट द सीक्वेंस ऑफ द इनपुट्स ए एंड बी आर 0 0 0 1 1 0 1 1 देन आउटपुट y। ठीक है, तो देख लेते हैं यार, यहां पर तो हमको मिला क्या? ए बी। यहां क्या मिला? ए प्लस बी। ठीक है, अब ये भी किया था हम लोगों ने, इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन किया था, है ना? इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन किया था क्या? ये था क्या? काफी मिलता जुलता, है ना? ठीक है, एनीवेज यहां पर बस आपका नैंड है। ठीक है, नैंड। तो अब यहां पर क्या होगा? ए बी और ए प्लस बी का नैंड कॉम्बिनेशन हमको करना है। ठीक है, चलो लिख लेते हैं। तो ए बी और ए प्लस बी, पहले इतना तो लिखते हैं। तो 0 0 जिस ऑर्डर में लिखा हुआ है उसी ऑर्डर में लिखता हूं मैं, 0 0 0 1 1 0 1 1। ठीक है, ए बी क्या हो जाएगा? 0 0 0 1। ए प्लस बी क्या हो जाएगा? 0 और बाकी सारे 1 1 1। ठीक है, अब y निकालने के लिए क्या करें? इन दोनों को मल्टीप्लाई करके कॉम्प्लीमेंट लेना है, तो बस कर लेते हैं फटाफट। 0 0 0 और उसका कॉम्प्लीमेंट 1, 0 कॉम्प्लीमेंट 1, 0 कॉम्प्लीमेंट 1, 1 कॉम्प्लीमेंट 0। ठीक है, तो करेक्ट आंसर कौन सा हुआ? 1 1 1 0। ऑप्शन बी सही हो गया, है ना? ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो गया। ठीक है, और आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में लिखा हुआ है, लॉजिक सर्किट शोन इज इक्विवेलेंट टू। देखो ये लॉजिक सर्किट है। अब एक तो मेरे पास रास्ता था कि मैं ट्रुथ टेबल लिखता, कर ही सकता हूं, लेकिन चलो इसको थोड़ा बुलियन अलजेब्रा से भी देख लेते हैं एक बार। ये ए है, ये बी है, तो यहां पर आपको क्या मिलेगा? अगर यहां पर y मिला है तो y होगा a प्लस बी बार, और फिर c जो है वो y बार है, मतलब a प्लस बी बार का बार। ठीक है, ये इफेक्टिवली क्या हो जाएगा? a बार मल्टीप्लाइड बाय b बार का बार। ठीक है, तो ये इफेक्टिवली क्या हो गया? a बार डॉट b। ठीक है, a बार डॉट b, a बार डॉट b जरा ढूंढते हैं। ऑप्शन डी देखो, यहां पर a है, नॉट के बाद में यहां a बार मिल जाएगा, यहां पे b है, तो एंड गेट यहां क्या मिल जाएगा? a बार डॉट b। तो ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर है। अगेन बहुत सारे क्वेश्चन में मैंने ट्रुथ टेबल लिखा था, इसमें भी आप ट्रुथ टेबल लिख करके ये बात को सब्सटैंशिएट कर सकते हो। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। तो ऐसे ही अपनी प्रिपरेशन करते रहें, एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।